हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1990 में रिलीज हुई कर्ट क्लासिक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड का ब्रेकडाउन, जो कि 1968 में आई ओरिजिनल नाइट ऑफ द लिविंग डेड का रीमेक है, जिसे जॉर्ज रोमेरो ने बनाया था। और ये एक लौता ऑफिशियल रीमेक है जिसका स्क्रीन प्ले खुद जॉर्ज रोमेरो ने दिया है, वरना जाली रीमेक्स भरे पड़े हैं। इसे डायरेक्ट किया है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स लेजेंड टॉम सवीनी ने। अगर इन्हें नहीं जानते तो ये वाली वीडियो देख लो। टॉम सवीनी की ये पहली मूवी थी एज अ डायरेक्टर, और इसी पहली मूवी ने उनका करियर खत्म कर डाला। ऐसा क्यों, कैसे ये मूवी बनी और कैसे नहीं बन पाई, मतलब कि जैसे टॉम सवीनी इसे बनाना चाहते थे वैसे ये क्यों नहीं बन पाई, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वीडियो के एंड में ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। इस वीडियो में इस मूवी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अभी हाल ही में इस मूवी के रिगार्डिंग एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट भी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारा मैटर समझाने के बाद। उसी की वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ हूँ, क्योंकि वो न्यूज ही कुछ ऐसी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम भाई बहन जॉनी और बारबरा को देखते हैं, जो कि शहर से दूर कब्रिस्तान में आए हैं अपनी माँ की कब्र पर। जॉनी आना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बारबरा की वजह से आना पड़ा। और क्योंकि बारबरा को कब्रिस्तान में डर लगता है, बस इसलिए जॉनी उसे चिढ़ा रहा है ओरिजिनल मूवी की आइकॉनिक लाइन बोलकर। Coming to get you, Barbara. They're coming to get you, Barbara. जब वो बारबरा को डरा रहा था, उसी बीच दूर से एक लड़खड़ाता हुआ आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो जॉनी बारबरा को और ज्यादा डराने लगा, पर कुछ ही देर में वो आदमी उनके पास आकर उन्हीं से टकरा गया। उसके सर पे चोट लगी हुई थी और वो एकदम बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। उन्हें सॉरी बोलकर वो आगे बढ़ गया और वो दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्या। कि बस तभी एक जिंदा लाश आई और उनके ऊपर झपट पड़ी, जिसे सरल भाषा में हम ज़ॉम्बी कह सकते हैं। और ये वाला ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा फेमस है इसके लुक की वजह से। वो ज़ॉम्बी बारबरा के ऊपर झपटा जा रहा था और जॉनी उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच बारबरा ने खिंचा के लात मारी, जो लग गई जॉनी के मुंह पे। फिर नकली बुके से ज़ॉम्बी पर वार करने लगी, लेकिन वो भी जॉनी के हाथ में घुस गया। तब भी जॉनी ज़ॉम्बी को पकड़ने में लगा रहा, पर आखिर में उल्टा ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और इसी हबड़ा दबड़ी में उसे साथ लेकर नीचे गिर पड़ा, सीधा पत्थर पे। जॉनी कुछ ऐसा गिरा के देखने वालों को भी दर्द हुआ। पीछे ज़ॉम्बी का भार था, आगे इतना बड़ा पत्थर, जिस वजह से गिरते ही जॉनी की खोपड़ी का एक साइड से चूरा हो गया और वो उसी वक्त मारा गया, अपनी बहन को बचाते हुए। जिस बहन को वो ये कहकर डरा रहा था कि मुर्दे आ रहे हैं तुझे लेने, उसका मजाक सच हो गया और उसी के ऊपर भारी पड़ गया मुर्दे का वजन। फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा, एक और ज़ॉम्बी मूवी, एक और खतरनाक ओपनिंग। ओरिजिनल में जो आदमी दूर से आ रहा होता है वही ज़ॉम्बी निकलता है, जो सीधा बारबरा पे अटैक कर देता है। पर इसमें वो एक इंसान ही था जिसका यूज करके हमें शॉक किया गया। पहले तो हमें भी वो ज़ॉम्बी ही लगा था जब तक वो पास नहीं आया था, और जब वो फिर से दूर जाने लगा तो हम इजी हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। तभी अचानक से ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। जॉनी की डेथ सेम तरीके से हुई, लेकिन इसमें एकदम रियलिस्टिक दिखाई गई है, देखने वाला भी अनईजी हो जाए। फिर जॉनी को मरता हुआ देख बारबरा ज़ॉम्बी के कंधे में बूके घुसाकर वहां से भागी, और आगे हम एक कॉफिन खुला हुआ देख पाए जिसके पास एक हर्स खड़ी थी, जिस गाड़ी में डेड बॉडी को लाया जाता है फ्यूनरल के लिए। तो इससे हम क्या समझे, जिस ज़ॉम्बी ने इन दोनों पे अटैक किया वो इसी कॉफिन से निकला? नहीं, वो एक पुरानी लाश है, ये उसके चेहरे से पता चल रहा है। और वो मिट्टी में से निकला है, ये उसके कपड़ों से पता चल रहा है, यानी वो कब्र के अंदर से निकला है। इस गाड़ी में वही बूढ़ा आदमी आया था फ्यूनरल होम से एक लाश को दफनाने, लेकिन वो लाश जिंदा होकर उसके पीछे लग गई, जिस वजह से उस बूढ़े आदमी का कुछ ऐसा हाल हो गया। उस लाश से बचने के चक्कर में बचते बचाते वो इतनी दूर चला गया था, फिर वहां से दोबारा आया। ये सेंस बनता है इस पूरे सीन का। बारबरा भी जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गई, और तभी उसने देखा कि सामने से सूट बूट पहना एक आदमी आ रहा है। बारबरा उससे मदद मांगने लगी, पर जैसे जैसे वो आदमी पास आता गया उसके कपड़े नीचे होते गए, और बारबरा को दिखाई दिया कि उसका तो ताजा पोस्टमार्टम हुआ पड़ा है। बस ये देखकर बारबरा ने जल्दी से विंडो बंद कर ली, और पॉसिबली ये वही लाश है जिसे दफना
दफनाने के लिए वो बूढ़ा आदमी लेकर आया था। इसकी फ्रेश ऑटोप्सी बता रही है। अब तक आपने देखा कि ज़ॉम्बीज़ ने बढ़िया कोट पैंट पहने हुए हैं क्योंकि फ्यूनरल ऐसे ही किया जाता है, बढ़िया कपड़े पहनाकर दफनाया जाता है। और ये वाली लाश पक्का फ्यूनरल होम से आई है। इसका सबूत है इसके कपड़े पीछे से काट कर इसे पहनाए गए हैं, जो कि अंडरटेकर करता है फ्यूनरल होम्स में। इनफैक्ट इसके कपड़े बारबरा के सामने आते ही रैंडमली नहीं उतर गए, बल्कि इसकी जो अजीब सी चाल है उसकी वजह से इसके पैर में फंसकर उतरे हैं। फिर आप सोचोगे कि तब से क्यों नहीं उतरे जब ये बूढ़े आदमी के पीछे लगा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है जो इसकी चाल को सूट नहीं कर रही। ये भी अभी कंफर्म हो जाएगा। वैसे ओरिजिनली ये ज़ॉम्बी इस सीन में था नहीं, इसे डाल दिया गया थोड़े मेकअप वाले स्किल्स शो करने के लिए। अब एक ज़ॉम्बी इधर से कार पे चिपक चुका था और दूसरा ज़ॉम्बी उधर से आकर चिपक गया। बारबरा जल्दी से कार स्टार्ट करके बस निकलना चाह रही थी, लेकिन कार में चाबी नहीं थी। चाबी है जॉनी की जेब में। इतने में उस ज़ॉम्बी ने ईंट मार के विंडो तोड़ दी और बारबरा को पकड़ लिया। बारबरा का मरना तय था, लेकिन दिमाग चलाते हुए बारबरा ने कार के हैंड ब्रेक्स रिलीज कर दिए, जिस वजह से कार ढलान से खिसकते हुई सीधा पीछे एक पेड़ में जाके क्रैश हो गई। है ना चढ़ाई। बारबरा को बचने का मौका मिल चुका था, जिसका फायदा उठाकर वो जल्दी से कार से निकलकर भागी और जैसे तैसे गिरते पड़ते जा पहुंची एक फार्म हाउस तक। फ्रंट डोर तो लॉक था, लेकिन बैक डोर खुला हुआ था, जिसके थ्रू वो अंदर चली गई। अंदर स्टोव भी ऑन था, जो कि खतरे की घंटी है। स्टोव बंद करके वो थोड़ा आगे बढ़ी तो ऊपर से उसके ऊपर खून गिरने लगा। जैसे उसने ऊपर देखा तो एक हाथ आकर गिरा, जिससे डर के मारे वो नीचे गिर गई। लेकिन हाथ के पीछे एक हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी भी आ रहा था, वो भी सीधा नीचे गिर पड़ा। टाइम रहते बारबरा वहां से हट गई, वरना उसके छींटे पूरे घर में फैल जाते। अब वो ज़ॉम्बी उठ रहा था तो बारबरा ने बाहर निकलने का सोचा, लेकिन बैक डोर से एक और ज़ॉम्बी अंदर आ चुका था। बारबरा अब तक यही नहीं पचा पाई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये कौन लोग हैं जिनका इतना भयानक हाल हुआ पड़ा है और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। एक नॉर्मल दिन नाइटमेयर कैसे बन गया, वो यही बात हजम नहीं कर पा रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए बस कांप रही थी और रोए जा रही थी। इतना उसे पता था कि भागना पड़ेगा। भागकर वो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकली तो देखा कि सामने से एक और ज़ॉम्बी आ रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रक भी आ रहा था, जिसने उस ज़ॉम्बी को कुचल डाला। उस ट्रक में से निकला बेन, जो कि शहर से आया है। उसे लगा कि घर बारबरा का है, इसलिए वो सवाल करने लगा कि घर के अंदर कोई बंदूक है क्या, पर बारबरा पूरी तरह सहमी हुई थी। वो कुछ भी बोलने की हालत में थी ही नहीं। इतने में एक और ज़ॉम्बी घर की तरफ आने लगा और जिस ज़ॉम्बी को बेन ने कुचला था, अच्छी तरह तुड़-मुड़ जाने के बाद भी वो घर की तरफ सरक रहा था। इसलिए सबसे पहले बेन बारबरा को लेकर घर के अंदर गया कि अंदर वो सेफ रहेंगे, लेकिन अंदर जाते ही उसके सामने आ गया ज़ॉम्बी। तो बेन ने बिना डरे सीधा उस पर अटैक कर दिया। वो उसे घर से बाहर निकालने में लगा हुआ था, पर वो भी इतनी आसानी से जा नहीं रहा था। पर बेन को फाइट करता हुआ देखकर बारबरा इतना तो समझ चुकी थी कि इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ा जा सकता है। पहले उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब समझ आ चुका है, इसलिए उसने भी एक फायर पोकर उठा लिया और बस तभी पीछे से वो हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी आ गया। लेकिन इस बार बारबरा डरी नहीं, बल्कि उसने अटैक्स की बारिश कर दी। लगातार वार किए जा रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब एक आखिरी वार उसने किया ज़ॉम्बी के सर पे। फायर पोकर उसके सर में घुसा दिया और तभी के तभी वो बेजान हो गया, यानी मर गया। इससे बारबरा को एक और काम की चीज पता चल गई कि इनके सर पे वार करना होगा, दिमाग तबाह होगा तभी ये मरेंगे। इस बीच बेन भी लगा हुआ था, पर ज़ॉम्बी पीछे नहीं हट रहा था। तब बेन ने टायर आयरन उसके सर में घुसा दिया, जिस वजह से वो भी मर गया और बेन ने उसे बाहर फेंक कर बैक डोर लॉक कर दिया। ये भी कमाल का इफेक्ट था। टायर आयरन उसके सर में घुसाया, जो किसी पुतले के सर में भी घुसा सकते हैं, लेकिन इम्पैक्ट के बाद वो ज़ॉम्बी बड़ा सा मुंह खोलकर चिल्लाया, जो इसे और ज्यादा रियल बनाता है। बेन ने अंदाजा लगा लिया था कि ये घर बारबरा का नहीं है, पर वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है, क्योंकि बेन के ट्रक में उतना फ्यूल बचा नहीं है। यहाँ से निकलना है तो कार चाहिए होगी। पर बारबरा अब भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो अपने भाई की मौत को प्रोसेस कर रही थी। तब बेन ने उसे गले लगाकर थोड़ा शांत करने की कोशिश की। इसी बीच एक ज़ॉम्बी घर के पास आ गया। वो दरवाजा खोलकर अंदर आना चाह रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए आके विंडो से चिपक गया। बाहर अभी 2 ही ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए बेन ने डिसाइड किया कि टाइम रहते उन दोनों को मार देना चाहिए, वरना खतरा बना रहेगा। पहले उसने पास वाले ज़ॉम्बी की धूल झाड़ी, फिर जो टूटा फूटा कुचला हुआ ज़ॉम्बी मेहनत मार रहा था, उसकी मेहनत को भी असफल कर दिया। और जिस कदर बेन फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा है, उससे पता चल रहा है कि शहर में भी एक काफी कुछ झेल के निकला है। सूरज ढल चुका था, जल्दी रात हो जाएगी, नाइट ऑफ द लिविंग डेड। इसलिए बेन ने डिसाइड किया कि रात वो घर के अंदर ही बिताएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें घर को बैरिकेड करना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ दरवाजों से भले ही नहीं आ सकते, पर विंडो ग्लास तोड़कर जरूर आ सकते हैं। इसलिए सभी
ग्लासेस को सील करना होगा। उसने बारबरा को फुल मोटिवेशनल टॉक दी, पर बारबरा ने उससे यही सवाल पूछा कि ये हो क्या रहा है। बेन बोला, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। रेडियो पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। भला एक गर्दन टूटा हुआ आदमी आपके पीछे कैसे आ सकता है? जिस आदमी की बॉडी में गोलियों से छेद हुए पड़े हैं, वो आपके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है? इन सब बातों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सब हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। बेन बताता है कि शहर में तो कुछ लोग ज़ॉम्बीज का शिकार करके उन्हें ट्रक में भर रहे हैं, जैसे कोई मौज मस्ती करने का मौका मिल गया हो। एक ने तो M16 राइफल ले रखी है, गोलियां चला रहे हैं, सड़कों पे एंजॉय कर रहे हैं। शहर में तो ऐसे हालात हैं जैसे जंग चल रही हो। बेन एक डाइनर में था जहाँ पे हालात खराब हो गए। वहाँ पे इसने देखा था कि गोलियां खाकर भी ये ज़ॉम्बीज नहीं मर रहे जब तक गोली इनके सर में न लगे। वहां से इसे तरीका पता चला था। लेकिन शहर में जो गोलाबारी हो रही है उसमें निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। टोटल कियास मचा पड़ा है, इसलिए शहर से बाहर निकला। लेकिन बाहर निकलकर इसे पता चला है कि हर एक जगह बुरा ही हाल है। रेडियो पर बता रहे हैं कि ये कुछ कैदी हैं जो जेल तोड़कर भागे हैं, या फिर कोई केमिकल स्पिल हुआ है जिस वजह से ये सब हो रहा है। पर बेन जो देख रहा है वो धरती पे नर्क है, कोई प्रिजन ब्रेक नहीं, कोई केमिकल स्पिल नहीं। अब सबसे पहले तो उन दोनों ने उस हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी को बैक डोर से बाहर निकाला और इसके बाद घर की छानबीन में लग गए, जिससे पता चला कि फोन काम नहीं कर रहा और एक ड्रॉर में उसी हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी की फोटो मिली जब वो इंसान था। इससे पता चला कि ये घर उसी का है। बेन को कुछ गोलियां भी मिल गई, जिसका मतलब ये था कि घर में गन भी है। गन की तलाश में वो ऊपर गया तो ऊपर उसे एक आदमी की लाश मिली जिसने सर में गोली मारकर खुद को खत्म कर रखा था, और जो हाथ बारबरा के ऊपर गिरा था वो भी उसी का है। उसके हाथ से बेन को गन मिल गई और तभी बेसमेंट का दरवाजा खुला, जिसे खुलता देखकर बारबरा चिल्लाई तो बेन जल्दी से नीचे आया और उसने देखा कि बेसमेंट में से ज़ॉम्बी नहीं बल्कि दो आदमी निकले, हैरी कूपर और टॉम बेटनर। बेसमेंट में कूपर की वाइफ हेलन भी है और उनकी बेटी सैरा भी है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके अलावा टॉम की गर्लफ्रेंड भी है, जूडी रोज। बेन ने उनसे पूछा कि इतनी देर से हम ज़ॉम्बी से लड़ रहे हैं और तुम में से कोई भी मदद करने नहीं आया, जबकि टॉम के पास शॉटगन भी है। कूपर बोला कि हमें क्या पता कोई इंसान है, हमें लगा ज़ॉम्बीज हैं इसलिए हम छुपे रहे। पर टॉम ने उसकी चालाकी उसी वक्त एक्सपोज कर दी। टॉम ने बताया कि हमने लड़की के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी जब ये मदद मांग रही थी, लेकिन हम खुद डरे हुए थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। टॉम बताता है कि ये घर मेरे अंकल रीच का है, वही हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी। उनकी आज सुबह डेथ हो गई थी, इसलिए टॉम जूडी को साथ लेकर यहाँ पे आया था ताकि अंकल रीच के बेटे स्पेशल को अकेला फील ना हो। हमें आए हुए 10 मिनट ही हुए थे कि तभी कूपर अपने परिवार के साथ आकर दरवाजा पीटने लगा, क्योंकि कूपर की कार हाईवे पर खराब हो गई थी। ये भी बचते बचाते इस घर तक पहुंचा था। टॉम ने अपनी आंखों से अंकल रीच की लाश देखी थी, बल्कि लाश को टच भी किया था और वो एकदम ठंडी पड़ी थी। पर अचानक ही एकदम से अंकल रीच फिर से जिंदा हो गए और इनके पीछे पड़ गए। अंकल ने खुद अपने बेटे का हाथ खाकर अलग कर दिया, और अंकल को मारने की हिम्मत खुद उनका बेटा नहीं जुटा पाया तो ये कहां से जुटाते। ये सब जाकर बेसमेंट में बंद हो गए और अंकल के बेटे ने खुद को गोली मार ली। इनकी कहानी ये है। अब जो कूपर है वो बड़ा ही मीन आदमी है। अभी उसने बोला था कि हमने कुछ सुना नहीं, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चल गया कि वो अब तक बेन और बारबरा की हर एक बात को सुन रहा था। ये भी कि बेन को एक कार चाहिए। वो लगातार जली कटी बातें किए जा रहा है, बीच बीच में अपनी वाइफ के ऊपर चिल्ला रहा है, इसलिए बेन की उससे नहीं बन रही। टॉम कहता है कि बाहर एक गैस पंप है जिसपे अंकल रीच लॉक लगा के रखते थे, तो हमें उस लॉक की चाबी ढूंढनी होगी, फिर बेन के ट्रक में फ्यूल भर के हम निकल सकते हैं। पर चाबी क्या पता कहाँ मिले और क्या पता ना भी मिले। पहले ये सोचना होगा कि खुद को सेफ कैसे रखें, क्योंकि 3 और ज़ॉम्बीज घर की तरफ आ रहे हैं। बेन बोला कि हमें घर को बैरिकेड करना होगा, तो कूपर कहता है कि बेसमेंट में छुपना ठीक रहेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस घर को बैरिकेड करें। लेकिन बेन का कहना था कि बेसमेंट में जाना अपनी मौत को दावत देना होगा, क्योंकि वहां पे जाकर सब ट्रैप हो जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ घुसे तो बचने का कोई चांस नहीं। यहाँ ऊपर कम से कम चांस तो है। बेन अपनी बात पे अड़ा हुआ था और कूपर अपनी बात पे। अब फैसला लेना था टॉम को, क्योंकि बारबरा तो बेन की साइड है। बेन टॉम की शक्ल देख रहा था तो टॉम भी बेसमेंट की तरफ चल दिया, जिससे बेन को बहुत निराशा हुई। लेकिन टॉम छुपने नहीं गया था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड जूडी को बुलाने गया था ताकि वो भी बैरिकेडिंग में हाथ बटाए। ये टीम बनती देखकर कूपर अकेला ही नीचे चला गया और जाते जाते बोल कर गया कि तुम सब मरोगे, चाहे कोई कितना भी दरवाजा पीटे मैं नहीं खोलूंगा। इतना बोलकर उसने दरवाजा ब्लॉक कर लिया। फिर वो नीचे चला गया अपनी वाइफ और बेटी के पास। तब हमने देखा कि उसकी बेटी के एक हाथ पे चोट लगी है, पर लगी कैसे वो हमें नहीं पता। कूपर
कूपर की वाइफ हेलन उससे कई सवाल कर रही थी कि जब सब ऊपर हैं तो हम नीचे क्या कर रहे हैं, पर कूपर बस इतना बोल रहा था कि नीचे रहना सेफ है। हेलन भी ऊपर जाना चाह रही थी पर कूपर ने गुस्सा करके उसे बैठा दिया। ऊपर वो सब फर्नीचर तोड़ के विंडोज पे ठोकना शुरू कर चुके थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो कीलें ठोकी जा रही थी उनके शोर से और ज्यादा ज़ॉम्बीज घर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसी बीच बाबरा ने नोटिस किया कि ज़ॉम्बीज की चाल एकदम स्लो है, तो यहाँ पे उसने भी अपनी राय दी कि हम पैदल ही इनके बीच से निकल सकते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि हमारे पास 2 गन्स भी हैं। सबसे ब्रेव राय उसी ने दी, पर बेन बोला कि हम तभी बचेंगे जब केयरफुल रहेंगे। पहले हमें घर को बैरिकेड करना होगा, उसके बाद कोई रास्ता ढूंढना होगा उस गैस पंप तक पहुंचने का, तभी हम सही सलामत यहाँ से निकल पाएंगे। अब फर्नीचर भी खत्म होता जा रहा था, इसलिए बेन घर के दरवाजों को खोलने लगा, लेकिन जल्दी दरवाजे भी सारे खत्म हो गए पर विंडोज अब भी बची थी। विटामिन डी दिक्कत तो बहुत देगा आज। ऊपर से काम करते करते उन पे हमला भी हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे चीखते चिल्लाते लगे पड़े थे। जब दरवाजे खत्म हो गए तो बेन और टॉम ऊपर वाले फ्लोर पर गए और दरवाजे जमा करने, लेकिन ऊपर के दरवाजे सारे कच्चे थे क्योंकि अभी नए लगाए गए थे। टॉम बताता है कि पुराने दरवाजे सारे बेसमेंट में पड़े हैं, तो अब इन्हें कूपर के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। रूम में टीवी भी था, जिसे ऑन करने पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट उनके सामने आया, जिससे पता चला कि इन हालातों के रिगार्डिंग न्यूज अभी दी जाएगी। और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट देखकर यह भी पता चल गया कि यह घटना बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। इतने में कोई न्यूज आए, वो दोनों नीचे पहुंच गए दरवाजे लेने, लेकिन कूपर बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोल रहा था। हेलन खोलना चाह रही थी तो कूपर ने उसे चांटा मार के साइड कर दिया। वो सोच रहा था कि अब ये अपने फैसले पर पछताएंगे, लेकिन बेन का दिमाग पूरा गर्म था। उसने कूपर को वार्निंग दे दी कि या तो चुपचाप दरवाजा खोल दे वरना इसे शॉटगन से उड़ा दूंगा, पर दरवाजे तो मैं लेकर रहूंगा। अगर बेन ने ऐसा कर दिया तो बेसमेंट भी सेफ नहीं रह जाएगा। बस इसी डर से कूपर ने दरवाजा खोल दिया और बेन उसे शुद्ध इंग्लिश में समझाने लगा कि तू हमारी जान ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकता। पर कूपर का कहना था कि मैं अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता तुम सब की वजह से। बस दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बीच में आ गई जूडी, क्योंकि वो पक चुकी थी। उसने बोला कि घर ये टॉम का है और मालिक तुम दोनों बन रहे हो, लड़ना है तो यहाँ से बाहर निकलो वरना अपना मुंह बंद रखो। तुम दोनों को लात मार के बाहर निकाल दो तो क्या करोगे? तब टॉम ने उसे शांत किया कि मिलके काम करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर सुनकर दोनों शांत हुए। बेन नीचे बेसमेंट में गया, जहाँ पे सारा की हालत देखकर उसे चिंता हुई। उसने चिंता जताई भी कि कम से कम इसे कुछ उड़ा तो दो, ऊपर से ब्लैंकेट्स ले आओ। पर कूपर ऐसी अकड़ में था कि ऊपर से कुछ लाने के बजाय उसने अपना कोट उतार कर सारा के ऊपर डाल दिया। बेन ने पूछा कि इसे चोट कैसे लगी, तब हेलन ने बताया कि एक ज़ॉम्बी ने इसके हाथ पे काट लिया था, तब से ही ये बुखार में तप रही है। एक दरवाजे पर उन्होंने सैरा को लेटा रखा था, जिसकी जरूरत तो थी पर बेन का मुंह नहीं पड़ा कि उनसे मांग ले। हेलन ने बेन से कहा कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, तो बेन बोला कि हम कोशिश करेंगे, और कूपर तो कुछ कर नहीं रहा तो कम से कम गैस पंप की चाबी ढूंढ ले, मदद लाने का कोई रास्ता है। बस इतना सुनते ही हेलन सीधा ऊपर आ गई और उसने खुद चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच 2 ज़ॉम्बीज अलग अलग जगह से अंदर आने लगे, तो एक जगह पर बेन डटा रहा और उसके साथ तो सपोर्ट भी था, लेकिन दूसरी जगह पर टॉम अकेला ही खड़ा था। वो कूपर से मदद मांग रहा था, पर कूपर कुछ करने के बजाय हेलन को बोल रहा था कि जल्दी से नीचे चल। जब टॉम लगातार उसी की तरफ देखता रहा, तब शर्म के मारे उसने कील और हथौड़ा टॉम के हाथ में दे दिया। बस इतने सपोर्ट से ही टॉम ने दरवाजे को सील कर दिया और उसकी जान बच गई। पर जो इधर वाला ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस चुका था, उसका इलाज करना जरूरी हो गया था, इसलिए बाबरा ने उसके सर में गोली मार दी, जिससे जूडी को काफी बुरा लगा क्योंकि वो उस आदमी को जानती थी। वो बोली कि तुमने मिस्टर मैग्रूडर को मार दिया, पर बाबरा का कहना था कि इसकी हालत तो देख ले, गोली लगने से पहले ये किस हाल में था। टॉम बोला कि ये सब पहले से डेड हैं, मरने के बाद ये फिर से जिंदा होकर हमारे पीछे आ रहे हैं, बिल्कुल अंकल रीच की तरह। लेकिन कूपर को इस बात पे यकीन ही नहीं था। उसका तो ये कहना है कि अंकल रीच भी मरा नहीं था, टॉम से देखने में गलती हुई होगी। बेन और टॉम ने उस ज़ॉम्बी को उठाकर बाहर फेंका। इतने में एक और दुर्बल ज़ॉम्बी आ गया, तो बाबरा ने उसे भी गोलियां मारी और इस बार सबको दिखाकर मारी कि देखो ये डेड है या नहीं। 3 गोलियां मारने के बाद चौथी गोली उसने सर में मारी, तब कहीं जाकर वो मरा। बेन बारबरा को समझा रहा था कि तुम आपा खो रही हो, तो लगे हाथ बाबरा ने भी लेक्चर पकड़ा दिया। लेकिन इस सब से जूडी की दुनिया तो बिखर चुकी थी। अब तक उसे आइडिया नहीं था कि बाहरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, पर अब उसने भी अपनी आंखों से देख लिया, तो उसे भी बेन ने ही समझाया। अब ये गन शॉट वाला जो प्रैक्टिकल इफेक्ट था, ये भी खतरनाक था, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई गन शॉट दिखाना होता है तो कपड़ों के अंदर थैली फिट कर देते हैं, जिसके फटने से खून निकलता हुआ दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कपड़े है ही नहीं, बल्कि ज़ॉम्बी ही इतना पतला है, फिर भी ये इफेक्ट अचीव किया है, और बिल्कुल सोच समझ के बिना कपड़ों के किया है, अपनी कला दिखाने के लिए।
यार फिर वो सब दोबारा काम पर लग गए और इस बीच टीवी की आवाज सुनकर कूपर पहुंच गया ऊपर। टीवी में न्यूज चल रही थी कि मिलिट्री काम पे लग चुकी है, लेकिन वायलेंस इतने बड़े स्केल पर हो रही है कि रेस्क्यू का काम अभी नहीं किया जा सकता। इसलिए कई लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। ये जो लोग दूसरे लोगों पे अटैक कर रहे हैं यानी कि ज़ॉम्बीज, उनकी इस हालत के पीछे कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिनमें ओजोन लेयर, केमिकल वेपन, एलियन से लेकर वूडू तक भी शामिल है। कैलिफोर्निया के बायोलॉजिस्ट का कहना है कि रिसेंटली डेड लोग फिर से जिंदा हो रहे हैं, जिसका रीजन तो नहीं पता, पर उन लाशों का दिमाग फंक्शन कर रहा है। हालांकि अटलांटा के डॉक्टर्स ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इसके पीछे का कारण कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन इसका भी लॉजिक बना पाना मुश्किल है। इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इसे जजमेंट डे कहकर बुला रहे हैं। कूपर को यकीन नहीं हो रहा था कि लाइव न्यूज पे ये सब बताया जा रहा है, इसलिए उसने टीवी बंद कर दिया। पर जो बात टॉम ने बोली थी मुर्दों के जिंदा होने वाली, वो भी बताई गई है। बाकी तो वही हाल है जो बेन ने बताया था कि कोई कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ बातें बन रही हैं। फन फैक्ट यह है कि ये जो रिपोर्टर न्यूज दे रहा है ये वही रिपोर्टर है जिसने ओरिजिनल मूवी में भी न्यूज दी थी। सेम रोल फिर से किया है। अब कूपर चुपचाप टीवी को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगा ताकि उसे अपडेट्स मिलती रहे, लेकिन बीच में ही बेन ने उसे धर लिया और इसी छीना झपटी में टीवी गिर के टूट गया। यानी अब कोई अपडेट नहीं मिलने वाली। इस चालाकी के लिए बेन कूपर का मुंह तोड़ना चाह रहा था, पर कूपर कह रहा था कि मैं टीवी को नीचे नहीं ले जा रहा था क्योंकि नीचे तो टीवी में सिग्नल ही नहीं आएगा। उन दोनों की लड़ाई से बाकी सब ऊब चुके थे, इसलिए उन्हें कोई भाव न देकर बाबरा ने बैक डोर खोल दिया और जूडी को बोला कि अंकल की लाश की तलाशी ले, क्या पता चाबी मिल जाए। इस बीच कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आ रहे थे, जिनमें से बाबरा की आंखों में चमका वही कब्रिस्तान वाला ज़ॉम्बी, इसलिए सबसे पहले उसे ही बिछा दिया। ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बाबरा यही कह रही थी कि हम इन्हें अवॉइड करके निकल सकते हैं, सारा को हेल्प चाहिए, हम जाकर उसके लिए ले आएंगे। पर बेन इसके लिए राजी नहीं था। इतने में अंकल की जेबों से पैसा निकल रहा था जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आखिर में चाबियां मिल गई तो प्लान और शेप में आने लगा। सब जल्दी से घर के अंदर चले गए और बेन ने डिसाइड किया कि वो और टॉम ट्रक लेकर गैस पंप तक जाएंगे, वहां से ट्रक में फ्यूल भर के वापस आएंगे, फिर बाकी सब ट्रक में बैठेंगे और सब वहां से निकल जाएंगे। इस बीच बाबरा गन के साथ घर के अंदर ही रहेगी इन केस कुछ गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि कूपर के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर उसने दरवाजा ही ना खोला तो सब मरेंगे। प्लान के मुताबिक बेन और टॉम जा रहे थे तो जूडी भी उनके साथ होली, क्योंकि टॉम के बिना उसे रहना नहीं था और वो ड्राइविंग करके हेल्प कर पाएगी, इसलिए बेन ने भी मना नहीं किया, क्योंकि इस प्लान में 3 ही लोग चाहिए। एक ड्राइविंग सीट पे होगा, एक फ्यूल भरेगा और एक ज़ॉम्बीज़ को शूट करेगा। पूरी मोटिवेशन के साथ वो तीनों बाहर निकले, पर दिक्कत ये हो गई कि ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ऊपर से एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस चुका था और बाबरा उसे अकेले संभाल रही थी, क्योंकि कूपर तो कोई मदद कर नहीं रहा था। वो हेलन को भी नीचे ले जा रहा था, पर हेलन ने आकर बाबरा की मदद की, लेकिन इस चक्कर में वो खुद फंस गई। अब बेन भी ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ था, पर अच्छी बात ये थी कि उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और आग से ज़ॉम्बीज़ डर रहे थे। किसी तरह वो वापस आया और उसने ज़ॉम्बी को खींचकर दरवाजे के बाहर फेंका। लगे हाथ एक ज़ॉम्बी को जला भी दिया और जो गलती से घर पे आग लग गई थी हाथ मार के उसे बुझा भी दिया। ये मूवी के लिए नहीं है, ये रियल में गलती हो गई थी जिसे बड़े स्मार्टली संभाल लिया और ये सीन मूवी में भी आ गया। बेन खुद ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ था, फिर भी उसने बाबरा को बोलकर दरवाजा बंद करवा दिया और किस्मत से इतने में ट्रक भी स्टार्ट हो चुका था। बेन ने जूडी को बोला था कि ट्रक स्टार्ट होते ही निकल जाना, तो बस जूडी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वो ट्रक लेकर निकल गई। बेन ने चलते हुए ट्रक पे चढ़ने की कोशिश की, मशाल भी ऊपर फेंक दी, लेकिन खुद नहीं चढ़ पाया और इस बात का पता जूडी को तब लगा जब वो गैस पंप तक पहुंच चुके थे। अब जूडी वापस जाना चाह रही थी बेन को लेने के लिए, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ एकदम उसके पीछे थे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रक फिर से बंद हो चुका था और अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। इस बीच टॉम गैस पंप का लॉक खोलने में लग गया, पर बदकिस्मती से जो चाबियां अंकल की जेब से मिली थी उनमें से एक भी चाबी पंप की थी ही नहीं। इतनी दूर आकर भी वो फेल हो गए। टॉम को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए जल्दबाजी में उसने लॉक को शूट कर दिया, जिस वजह से फ्यूल लीक हो गया और जलती हुई मशाल पास में ही पड़ी थी, जिससे फ्यूल ने आग पकड़ ली, जिसके चलते पूरा गैस पंप ब्लास्ट हो गया, जिसमें टॉम और जूडी दोनों मारे गए। ये ब्लास्ट देखकर बेन भी पूरा टूट गया, लेकिन उससे ज्यादा टूट चुकी थी बाबरा, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि अब बेन भी नहीं बच पाएगा, जबकि बेन तो अपने हाथों का यूज करके ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहा था। अब बेन का प्लान तो फेल हो गया, इसलिए अब कूपर और बाबरा अपने अपने प्लान के हिसाब से चलने वाले थे। हेलन को कूपर ने नीचे भेज दिया, लेकिन वो खुद नहीं गया क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे। उसे वो गन चाहिए थी जिससे बाबरा अपना रास्ता क्लियर कर रही थी। उधर हेलन नीचे पहुंची तो उसे भी झटका लगा। सारा अपनी जगह पे नहीं थी क्योंकि वो बन चुकी थी ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी ने काटा था, उसके चलते मौत हो गई और मरते ही दोबारा जिंदा हो गई। सीधा ज़ॉम्बी के काटने से ज़ॉम्बी नहीं बनी, जो मरेगा वो दोबारा जिंदा हो गई। ये कॉन्सेप्ट और बड़े लेवल पे यूज हुआ है द वॉकिंग डेड में।
खैर सारा ने हेलन को कच्चा चबाकर उसे भी मार डाला। इतने में कूपर ने गन छीनने के चक्कर में बाबरा को ज़ॉम्बिस के हाथों में फंसा दिया था और इसी बीच बेन भी किसी तरह ज़ॉम्बिस के बीच में से होते हुए घर तक पहुंच चुका था। लेकिन अब उसकी बैरिकेडिंग उसे ही परेशान कर रही थी क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे खुद भी बचना था और बाबरा को भी बचाना था जिसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी अंदर से क्योंकि कूपर मान नहीं रहा था। आखिर में गन तो कूपर के हाथ लग गई पर बाबरा उल्टा उसे ही फंसाकर चलती बनी। लेकिन उसके पास गन थी इसलिए वो जल्दी फ्री हो गया। बाबरा ने जाकर बैक डोर खोला जिससे बेन अंदर आ गया पर साथ में एक पुलिस वाला ज़ॉम्बी भी आना चाह रहा था जिसे उन्होंने बहुत रोका पर जब जोर नहीं चला तो उसे अंदर ले लिया और अंदर लेते ही मार डाला। फिर वो उसकी गन्स उठाने लगे कि इतने में नीचे से सैरा आ गई। उसे देखकर बेन बोला कि कूपर इसे शूट कर दो, लेकिन कूपर ऐसा सोच भी नहीं सकता था और ना ही वो किसी और को ऐसा करने देगा। बेन ने पुलिस वाले की गन से सैरा को शूट करना चाहा तो उससे पहले कूपर ने बेन को ही शूट कर दिया। सैरा बाबरा को खाने आ रही थी तो बाबरा ने जल्दी से पुलिस वाले की दूसरी गन निकाल कर उसे शूट कर दिया, जिसके बदले में कूपर बाबरा को भी गोली मारने वाला था पर उससे पहले बेन ने कूपर को ही गोली मार दी। जिसके बाद कूपर ऊपर भागा जा रहा था तो बेन ने उसका पीछा करना चाहा, जिसके चलते कूपर ने उसे एक और गोली मार दी और बदले में बेन ने भी कूपर को एक और गोली मार दी। फिर कूपर आगे भागा तो उसे एटिक का दरवाजा दिखाई दिया। जल्दी से सीढ़ी नीचे करके वो एटिक में जाकर छुप गया। नीचे बेन मर रहा था और बाबरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। बेन ने उसे खुद बोला कि तुम जाओ। तब कहीं जाकर बाबरा ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया, पैदल ही ज़ॉम्बिस को अवॉइड करते हुए निकलना। आगे जाकर उसने देखा कि ज़ॉम्बिस टॉम और जूडी की जली हुई लाशों को चीर फाड़ के खा रहे हैं। इसके अलावा ज़ॉम्बिस को जो भी मिल रहा है, चाहे वो केचुए हों या फिर चूहे हों, वो सब कुछ खा रहे हैं, बल्कि खाने के लिए झगड़ भी रहे हैं। इसी बीच पीछे से एक फीमेल ज़ॉम्बी बाबरा की तरफ आने लगी जिसने हाथ में डॉल पकड़ी हुई थी, मानो उसका खुद का बच्चा हो। बाबरा उसे मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे मारना ही पड़ा। फिर वो अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ गई। इकलौता उसका ही प्लान सफल हो पाया जिसे किसी ने सीरियस भी नहीं लिया था, वरना जो नीचे छुपना चाहता था वो ऊपर जाके छुपा है और जिसे नीचे छुपना ही नहीं था वो नीचे छुपने के लिए मजबूर हो चुका है। जल्दी ज़ॉम्बिस सारी बैरिकेडिंग तोड़ के घर में भरने लगे और देखते देखते घर पूरा ज़ॉम्बिस से भर गया। तब ना चाहते हुए भी बेन को बेसमेंट के अंदर जाके छुपना पड़ा और नीचे जाते ही उसे मिली ज़ॉम्बी हेलन, जिसे उसने एक ही झटके में मार डाला। उसे एक रेडियो भी मिला जिसपे एडवाइजरी दी जा रही थी और वो एडवाइजरी दे रहे हैं जॉर्ज ए रोमेरो। बताया जा रहा है कि इतना तो कंफर्म हो चुका है कि मुर्दे दोबारा जिंदा हो रहे हैं और इन्हें मारने का बस एक ही तरीका है, इनका दिमाग डिस्ट्रॉय करो। मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा जो बेन ना जानता हो। बेन ने खुद एक्सपीरियंस करके सब कुछ पता लगा लिया, इसलिए वो हंस रहा है। पर उसे और भी ज्यादा हंसी तब आई जब वहीं पे उसे लटकी हुई मिली गैस पंप की चाबी, जिसपे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था गैस पंप। अब बेन अपने हाल पे हंसने को मजबूर था क्योंकि अगर वो कूपर की बात मानकर नीचे आ जाता तो ये सब सही सलामत कब के निकल चुके होते। ना ही कीले ठोकने से इतना शोर होता, ना ही ज़ॉम्बिस घर की तरफ अट्रैक्ट होते। पर अब उसकी जान जा रही है तो वो अफसोस भी क्या करे। उधर चलते चलते बाबरा एक ट्रक तक पहुंची जिसपे ज़ॉम्बिस को मारकर लोड किया हुआ था और उन्हीं ज़ॉम्बिस में बाबरा को अपना भाई जॉनी भी मिल गया। ये काम कर रहा था लोकल्स का एक ग्रुप, जिनमें वो M16 राइफल वाला आदमी भी शामिल है जिसका जिक्र बेन ने किया था। उन्होंने बाबरा को सहारा दिया। फिर अगली सुबह जब बाबरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक कैंप में पाया जहाँ पे लोकल लोग थे, पुलिस थी, मीडिया थी और मीडिया में बयान दे रहा था शेरिफ का रोल उसी एक्टर ने किया है जिसने ओरिजिनल फिल्म में जॉनी का रोल किया था। कैंप के अंदर बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है, बल्कि वो तो ज़ॉम्बिस के साथ खेल कर रहे हैं। ज़ॉम्बिस को रिंग में डालकर फाइट करवा रहे हैं और कई ज़ॉम्बिस को फांसी पे लटकाकर उनके ऊपर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पागलपन देखकर बाबरा कुछ ऐसा बोलती है कि हम भी इन दरिंदों से कुछ कम नहीं है, बल्कि हम ऐसे हैं तभी शायद ये भी ऐसे हैं, क्योंकि दे आर अस, वी आर देम। खाना पीना करने के बाद वो ग्रुप फिर से आगे बढ़ गया ज़ॉम्बिस का सफाया करने के लिए और ऐसे ज़ॉम्बिस को मारते मारते पहुंच गए उसी फार्म हाउस तक जो ज़ॉम्बिस से भरा पड़ा था। वहां के ज़ॉम्बिस को मारकर वो बाहरी ढेर लगा रहे थे उन सबको जलाने के लिए। और जब बाबरा वहां पर पहुंची तब वो बेसमेंट के दरवाजे को चीर कर खोल रहे थे। जैसे दरवाजा खुला अंदर से निकला बेन, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उसने बाबरा की तरफ देखा कि तभी उसे भून दिया, उसी M16 राइफल वाले ने जिसका जिक्र खुद उसी ने किया था। बेन का ये अंत देखकर बाबरा को काफी बुरा लगा क्योंकि बेन की वजह से ही वो जिंदा है। बेन ने ही उसे फाइट करने की हिम्मत दी थी। बाबरा कुछ देर शांत खड़ी थी कि तभी पीछे से आ गया कूपर, जो कि एटिक में छुपकर बच गया था और बाबरा को देखकर काफी खुश भी था। अब मदद आ गई है इसलिए वो बच जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन बाबरा ने उसे देखते ही सीधा माथे में गोली मार दी और बाकियों को बोला कि इसे भी ले जाकर जला दो। अपनी बोली हुई लाइन बाबरा ने खुद प्रूव कर दी। फिर बाबरा ने ज़ॉम्बिस को जलते हुए देखा, जिनके साथ वो सारा बैरिकेडिंग का सामान भी जल रहा था, जिसके पीछे ये पूरी रात पागल हुए थे। रात तक वो सब बड़ा बेशकीमती लग रहा था, लेकिन सुबह आते आते सब बदल गया। रात तक तो
ज़ॉम्बीज भी भयानक लग रहे थे पर अब आंखों के सामने जल रहे हैं और लोग उनके चारों तरफ नाच रहे हैं। बाबरा के कोल्ड लुक के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। ये एक बहुत अच्छा रीमेक है जिसे ओरिजिनल से कोई खास अलग करके नहीं बनाया गया। बस एक मेजर चेंज इसमें है बाबरा। ओरिजिनल में बाबरा एकदम सहमी हुई लड़की थी जो अपने भाई की मौत के बाद पूरी तरह सुन हो जाती है, वो कुछ भी नहीं करती। लेकिन इसमें बाबरा ने शुरू से ही फाइट बैक करना चालू कर दिया था और वो आखिर तक लड़ी। ओरिजिनल फिल्म में बाबरा का कैरेक्टर ऐसा ही होने वाला था लेकिन उसे चेंज किया गया तो वो कसर रीमेक में पूरी कर ली। इस मूवी की एंडिंग बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है, इतनी ज्यादा कि सांस लेनी भारी हो जाती है। लेकिन उससे पहले की मूवी थोड़ी प्लेन लगती है। इसका रीजन जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी मेकिंग में। रीमेक बनाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि ओरिजिनल मूवी पे कॉपीराइट नहीं है, इसलिए उसके नाम से मूवीज आती रहती हैं। तो मेकर्स ने सोचा था कि रीमेक बना के कॉपीराइट लगा देंगे। ये आइडिया जॉर्ज रोमेरो ने जाके टॉम सवीनी को बताया कि मैं रीमेक बना रहा हूँ। ये सुनकर टॉम सवीनी काफी खुश हुए क्योंकि वो ओरिजिनल फिल्म के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स देने वाले थे लेकिन दे नहीं पाए थे क्योंकि जब उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब तक टॉम की पोस्टिंग हो चुकी थी वियतनाम वॉर में। इसी के चलते वो मूवी टॉम के बिना ही बन गई। लेकिन इसके बाद वो डेड सीरीज की बाकी फिल्मों में बराबर जुड़े रहे। डॉन ऑफ द डेड में इफेक्ट्स दिए और एक्टिंग भी की, फिर डे ऑफ द डेड में इफेक्ट्स दिए और वो भी ऐसे इफेक्ट्स थे जिसने दुनिया को हिला दिया। उसमें और भी दिग्गज थे जिन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स की लाइन में आगे जाकर बड़ा नाम बनाया, जैसे ग्रेग निकोटेरो। इसके बाद भी टॉम सवीनी कई सारी डेड मूवीज में नजर आए। खैर टॉम सवीनी इस बात से खुश थे कि चलो ओरिजिनल में नहीं तो कम से कम रीमेक में तो इफेक्ट दे पाऊंगा, पर रोमेरो ने उन्हें बताया कि तुम इफेक्ट तो दोगे ही, साथ में डायरेक्ट भी करोगे। ये सुनकर तो सवीनी को यकीन ही नहीं हुआ। सर्कल कैसे घूमा और ऐसा घूमा जैसा सोचा ही नहीं था। एज अ डायरेक्टर सवीनी की पहली मूवी, वो भी नाइट ऑफ द लिविंग डेड रीमेक, सवीनी ने बिना सोचे हाँ कर दी। और इस मूवी के लिए सवीनी के पास कई प्लान्स थे। सबसे पहले तो मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू करना था जैसे ओरिजिनल मूवी थी, फिर धीरे धीरे इसमें कलर आता, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स ने करने नहीं दिया। फिर सवीनी ने सोचा था कि गोर हम ज्यादा नहीं रखेंगे ताकि ओरिजिनल की लेगेसी खराब ना हो, इसलिए गोर इसमें ना के बराबर है। और जो ज़ॉम्बीज का डिजाइन है वो भी उतना ज्यादा गोरी नहीं है जितना सवीनी कर सकते थे, ये हम जानते हैं। सबसे पहला टास्क तो यही था कि ज़ॉम्बीज को डरावना कैसे बनाएं, क्योंकि तब तक ज़ॉम्बीज पूरी तरह घिस चुके थे। ज़ॉम्बीज का नाम सुनकर लोगों को हंसी आती थी, इतना ज्यादा पॉप कल्चर में उनका मजाक बन चुका था। सवीनी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ज़ॉम्बीज की चाल पे ध्यान दिया और एक मेजर चीज जो सबसे ज्यादा अहम रखी वो थी ज़ॉम्बीज की आंखें। आंखों को एकदम धुंधला सफेद रखा गया ताकि पता चले कि इनके अंदर आत्मा नहीं है, ये सोललेस हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो हुआ करते थे, ये तुम्हारे खास नहीं है जैसा कि जूडी और कूपर को लग रहा था। ज़ॉम्बीज की चाल के लिए स्पेशल क्लासेस रखी गई थी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो और ध्यान दिया गया था कि ज़ॉम्बीज बहुत धीरे चलेंगे। ज़ॉम्बीज का सब कुछ डन हो गया, स्टोरी तैयार थी तो बस शूटिंग स्टार्ट हो गई। सब कुछ ठीक जा रहा था, मूवी बजट के अंदर और एकदम टाइम से बन रही थी, पर फिर भी प्रोड्यूसर्स बीच में टांग अड़ा रहे थे। वो जबरदस्ती कॉस्ट कटिंग करवा रहे थे, पता नहीं क्यों। बस इसी के चलते सवीनी के जो भी आइडियाज थे प्रोड्यूसर सारे आइडियाज को नकार रहे थे। एक के बाद एक सीन वो मना करते जा रहे थे। सवीनी ने बोला कि अब ऐसे करना है, इस सीन में ऐसा होगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा, मतलब एकदम बारीकी से हर एक सीन शूट होने वाला था। लेकिन प्रोड्यूसर्स हर एक आइडिया को स्क्रैप करते गए। ये नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। प्रोड्यूसर्स बस अपनी चला रहे थे और सवीनी का ये पहला एक्सपीरियंस था डायरेक्टर के तौर पर, इसलिए वो भी बस वैसा ही करते गए जैसा प्रोड्यूसर्स ने बोला। उनके सेट पे उनकी जरा सी भी नहीं चल रही थी और रोमेरो सेट पर थे नहीं, इसलिए बस मन मार कर एक एक आइडिया को सवीनी ने निकाल दिया और जो फाइनल मूवी बनी वो कुछ ऐसी बनी, एकदम प्लेन। सवीनी के कई इंटरव्यूज हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या करना चाहते थे और एकदम विस्तार से बताया, जिसे सुनकर लगता है कि क्या ही मूवी बनती, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। सवीनी के मुताबिक जो मूवी वो बनाना चाहते थे उसका सिर्फ 40% ही बना पाए, 60% मटेरियल मूवी से निकाल दिया गया। यानी ये जो मूवी हमने देखी ये सिर्फ 40% है, 60% मटेरियल है ही नहीं इसमें। अब सोचो क्या क्या होगा उस 60% में। सवीनी के लिए ये मूवी बनाना नर्क भोगने से कम नहीं था, फिर भी जैसे तैसे उन्होंने मूवी बना दी। पर जो सवीनी की रेपुटेशन थी उसके चलते सेंसर बोर्ड ने मूवी को दे दी X रेटिंग, जबकि इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। सेंसर बोर्ड ने कई सारे सीन्स काटने के लिए बोला। एक तो पहले से मूवी 40% मटेरियल वाली, उसमें से भी सीन्स काटने पड़े, तब जाकर इसे R रेटिंग मिली और ये रिलीज
रिलीज हो पाई। वो सारे सीन्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वर्क प्रिंट क्वालिटी में, और मैं आगे बताऊंगा भी कि कौन कौन से सीन्स थे। तो कुछ इस तरह ये मूवी बनी। प्योर एक्साइटमेंट से शुरू हुई थी, पर एंड ऐसा हुआ कि सवीनी का करियर ही खत्म हो गया, क्योंकि मूवी किसी को पसंद ही नहीं आई। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे इसे, पर धीरे धीरे लोग इसे पसंद करने लगे और इसकी अपनी अलग फॉलोइंग बन गई, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक अच्छा रीमेक है। इससे सवीनी को सालों बाद थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वो सुकून नहीं मिला जिसके लिए उन्होंने मूवी बनाई थी, क्योंकि वो मूवी बनी नहीं पाई जो वो बनाना चाहते थे। उल्टा लेगेसी खराब करने वाली बात हो गई। पर अच्छी बात यह है कि इसके रिलीज होने के 35 साल बाद अब 2025 में फाइनली इसका अनकट अनसेंसर्ड वर्जन 4K पे रिलीज होने वाला है 23 सितंबर को। उसके बाद आप इसे अनकट देख पाओगे और उसकी स्टार्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट ही होगी, जैसा कि सवीनी चाहते थे, पर फिर भी रहेगी ये 40% ही। फैंस बस सोच ही सकते हैं कि अगर ओरिजिनल मूवी बनती तो कैसी बनती। इस फिल्म को बनाना सवीनी के लिए लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट होने वाली थी, पर सवीनी ने बोला है कि इस मूवी को बनाना उनकी लाइफ का वर्स्ट नाइटमेयर है। किंग ऑफ स्प्लैटर के नाम से फेमस होने के बावजूद वो एक आर्टिस्टिक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनके विजन को दबा दिया गया, और ऐसा मौका लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, अब दोबारा तो नहीं मिलने वाला। इसी के साथ बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $4.2 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $5.8 मिलियन। इसे आप कामयाब नहीं कह सकते, और रिव्यू भी इसे बहुत बेकार मिले थे, जिस वजह से मूवी पूरी तरह डूब गई थी। पर टाइम के साथ लोग इसे पसंद करने लगे और सालों बाद ये बन गई कल्ट क्लासिक। पुरानी ज़ॉम्बी मूवीज की तरह इस मूवी में भी एक बार भी ज़ॉम्बी वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ मैंने यूज किया। रोमेरो अपने अनडेड्स को कहा करते थे घोल्स। जो ऑटोप्सी वाला ज़ॉम्बी था वो टॉम सवीनी ने लास्ट मिनट पे ऐड किया था। इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को रियल रखने के लिए रियल चीजों से इंस्पिरेशन ली गई, जैसे कि रियल ऑटोप्सी, फोरेंसिक पैथोलॉजी टेक्स्ट बुक्स और नाजी डेथ कैंप की फुटेज। ये टोनी टॉड की पहली हॉरर फिल्म थी। बाद में हॉरर के अंदर उनका बड़ा नाम बन गया। इसमें बाबरा का पूरा नाम है बाबरा टॉड, और जो आदमी बाबरा का साथ देते हुए नजर आया यानी बेन, वो है टोनी टॉड। बाबरा का रोल किया है पैट्रिशिया टॉलमैन ने, जिन्हें सभी कॉलेज टाइम से जानते थे, क्योंकि दोनों एक साथ कॉलेज में थे। पैट्रिशिया को इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, और इस रोल से पहले स्टंट वुमेन थी। इससे पहले वो नाइट राइडर्स में भी नजर आई थी, जिसके राइटर डायरेक्टर जॉर्ज रोमेरो ही थे, और उसमें टॉम सवीनी भी थे। बाबरा का रोल पहले कैरोलिन विलियम्स करने वाली थी, लेकिन वो डेज ऑफ थंडर में बिजी थी, इसलिए नहीं कर पाई। लॉरेंस फिशबर्न और एरिक लसाले ने भी बैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, और विंग राम्स को भी कंसीडर किया गया था। 14 साल बाद विंग नजर आए थे एक और जॉर्ज रोमेरो ज़ॉम्बी फिल्म के रीमेक डॉन ऑफ द डेड में, जिसमें टॉम सवीनी का भी कैमियो था। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है कोलंबिया पिक्चर्स ने, जिन्होंने ओरिजिनल मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि मूवी की एंडिंग चेंज करो। जब नहीं की गई तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया। ये एक लौती फिल्म है जिसे किसी मेजर स्टूडियो ने रिलीज किया, और जिसमें टोनी टॉड की सैलरी सबसे ज्यादा थी। जिस सीन में बारबरा उस दुर्बल ज़ॉम्बी को मारती है वो ओरिजिनली फिल्म का हिस्सा था ही नहीं। उस सीन में एक भयानक फीमेल ज़ॉम्बी दिखाई जाती, जिसके अंदर बाबरा को अपनी माँ नजर आती। सब बाबरा को कहते कि इसे शूट कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि उसकी माँ उससे बात कर रही होती। वो पूछती कि जॉनी कहाँ है बाबरा। बाबरा अपनी माँ से ही तो मिलने आई थी, जिस वजह से जॉनी मारा गया। तो बाबरा एकदम सुन हो जाती, लेकिन आखिर में उसे दिख जाता कि ये कोई और ज़ॉम्बी है, तब जाके वो उसे शूट करती। इससे आइडिया लगा लो कि मूवी में से क्या क्या निकाला गया। और जो सीन शूट होने के बाद कट किए गए रेटिंग की वजह से वो कुछ इस प्रकार है। हट्टे कट्टे ज़ॉम्बी के सर में बाबरा फायर पोकर घुसाती, उसका क्लोजअप था। मैक्रूडर ज़ॉम्बी के सर में गोली मारती, उसका गोर वाला वर्जन था। दुर्बल ज़ॉम्बी के सर में गोली मारती, उसका भी खून वाला वर्जन था। पुलिस वाले की गन लेने के बाद एक और ज़ॉम्बी को मारती, और टॉम शॉटगन से एक ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता। ये था खतरनाक सीन। ज़ॉम्बीज के रोल के लिए लोगों को जमा करना बहुत आसान था, क्योंकि फिल्म की रेपुटेशन बहुत थी। लोग दूर दूर से आए थे फिल्म में काम करने के लिए। जो दुर्बल ज़ॉम्बी था उसका रोल एक कैब ड्राइवर ने किया है, जिसे हायर किया गया था एक्स्ट्रास को सेट से लाने ले जाने के लिए। एक दिन सवीनी उसकी कैब में बैठे और उसे भी एक रोल ऑफर कर दिया। ऐसे जो मैक्रूडर ज़ॉम्बी था जिसके लिए जूडी मरी जा रही थी, वो आदमी टॉम सवीनी को एक डाइनर में मिला था, और उसे देखकर सवीनी ने बोला था कि तुम एक अच्छा ज़ॉम्बी बनोगे। बस फिर वो आदमी भी राजी हो गया, और फिल्म बनने के बाद इसके हर एक प्रीमियर पे दिखाई दिया। एक सीन में घर के बाहर हमें एक फीमेल ज़ॉम्बी दिखाई जाती है, जो आवाज सुनकर घर की तरफ बढ़ने लगती है। वो लेडी असल में उस घर की ओनर थी। मेकर्स को शूटिंग के लिए वो घर चाहिए था, तो बदले में उन्होंने घर की मालकिन को फिल्म के अंदर एक छोटा सा रोल दे दिया ज़ॉम्बी का। वो लेडी भी बताती होगी अपने पोता पोती को, देख चिंटू ये मैं हूँ। चिंटू कहता होगा दादी आप पहले ज्यादा अच्छी लगती थी। उस घर के बाहर नाम लिखा हुआ था एम सेलेस्टे, जो रेफरेंस है मैरी सेलेस्टे नाम के शिप का, जो 1872 में अटलांटिक ओशन में मिला था। और उस शिप के अंदर एक भी पर्सन नहीं था, जबकि सप्लाई सारी
स्टोरी पूरी थी। बस लाइफ बोट गायब थी, लेकिन शिप बिल्कुल भी डैमेज नहीं था, सेम उस घर की तरह। जब बाबरा घर में आई थी तब घर भी अनडैमेज था और उसमें उसे कोई पर्सन नहीं मिला था, बस ज़ॉम्बी था। और जब बेन आया तो वही घर ऑक्यूपाई करने के लिए परफेक्ट बना। एक सीन में कूपर एक यूएस नेवी शिप की पिक्चर के सामने खड़ा होता है। वो शिप था यूएसएस एल्ड्रिच, जो कि 1943 के फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व था, जिसमें शिप को इनविजिबल बनाने का काम चल रहा था। वैसे तो इसे एक होक्स माना जाता है, लेकिन ये एक लेजेंड बन चुका है और फिल्म के अंदर उसे दिखाया गया है पैरानॉर्मल चीजों की तरफ हिंट करने के लिए। इस मूवी के अंदर मुर्दों के जिंदा होने का कोई रीजन नहीं बताया गया, बस शक जताया गया है सेम ओरिजिनल मूवी की तरह। उसमें भी रेडिएशन का हिंट दिया गया था कि वीनस से एक सैटेलाइट वापस आई जिसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन थी, पॉसिबली उसी की वजह से मुर्दे जिंदा हुए। पर इस थ्योरी में भी झोल है, वो बाद में कभी बताऊंगा जब ओरिजिनल पे वीडियो आएगी, और वो जल्दी तो नहीं आएगी। पर इस थ्योरी को होमाच देने के लिए इस रीमेक के स्टार्टिंग में एक शूटिंग स्टार दिखाया जाता, जो कि सैटेलाइट होता या फिर मेटियोर, उसी से रेडिएशन फैलती। लेकिन ये आइडिया भी मूवी में नहीं डल पाया। जो मर्सिडीज जॉनी चला रहा था वो टॉम सवीनी की थी, पहली कार जो सवीनी ने सफल होने के बाद खरीदी थी, और इस फिल्म के लिए उसे ही ठोकना पड़ा, जिससे उन्हें काफी बुरा लगा था। पर मजे की बात यह है कि उसी क्लिप की कॉपी एक आदमी ने मर्सिडीज के पास भेज दी, ये दिखाने के लिए कि गाड़ी का एयर बैग खुला नहीं क्रैश होने पर, जिसके बदले उस आदमी को एक नई मर्सिडीज दी थी कंपनी ने। ये जॉर्ज रोमेरो की इकलौती डेड सीरीज वाली मूवी है जिसमें ज़ॉम्बी अपराइजिंग की डेट मेंशन की गई है, 23 अगस्त 1989। बेसमेंट में रेडियो पे बताई थी खुद रोमेरो ने। टॉम ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस पे आयरन सिटी बियर का लोगो था। सेम बियर डॉन ऑफ द डेड में भी दिखाई गई है, और रोमेरो की कंपनी ने इस ब्रांड का एक कमर्शियल भी बनाया था। ये जूडी और सैरा की डेब्यू मूवी थी। पीटर हैम्स को भी डायरेक्शन का ऑफर गया था, पर उन्होंने मना कर दिया था नैरो मार्जिन बनाने के लिए। टॉम यानी कि विलियम बटलर का जन्म 1968 में हुआ था, जब ओरिजिनल मूवी रिलीज हुई थी। विलियम इससे पहले फ्राइडे द 13th पार्ट 7 में नजर आए थे, और टॉम सवीनी फ्राइडे द 13th में भी स्पेशल इफेक्ट दे चुके हैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में। जो बच्चा जेसन है वो उन्हीं की क्रिएशन है। जॉनी और कूपर यानी बिल मोसली और टॉम टॉवर्स दोनों एक साथ काम कर चुके हैं रॉब ज़ॉम्बी की हाउस ऑफ थाउजेंड कॉर्प्सेस में। जिस सीन में लोग ज़ॉम्बिस को पेड़ पे लटका कर उन पे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वो सीन असल में ओरिजिनल फिल्म के अंदर होने वाला था, लेकिन उसे काट दिया गया था क्योंकि उस टाइम पर देश में रेशियल टेंशंस चल रही थी। ये सीन उसी कट को होमाज है। और नाइट ऑफ द लिविंग डेड उस टाइम पे भी इतनी बोल्ड फिल्म इसलिए थी क्योंकि उसमें एक ब्लैक एक्टर मेन हीरो था। उसकी एंडिंग भी रेसिज्म को ही समर्पित है। उस टाइम जब देश में रेशियल टेंशन चल रही थी, तब जॉर्ज रोमेरो ने अपनी फिल्म का मेन हीरो बनाया था एक ब्लैक पर्सन को। ये समझ लो एक इम्पॉसिबल चीज थी। बाबरा इस रीमेक की सर्वाइवर बने या फिर एक एक्शन हीरोइन बने, प्रोड्यूसर्स इसके भी खिलाफ थे। जब सैरा अपनी माँ को कच्चा चबा जाती है, तब उसकी माँ का खून एक गार्डन ट्रॉवल के ऊपर गिरता हुआ दिखाया जाता है। ये भी ओरिजिनल मूवी का रेफरेंस है, पर मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। इतना स्पॉइल कर देता हूँ कि ओरिजिनल में बाबरा और जॉनी अपनी डैड की कब्र पे जाते हैं, माँ उनकी जिंदा होती है, लेकिन रीमेक में वो गए माँ की कब्र पे और डैड का कुछ पता नहीं। पूरी मूवी में खतरा बाहर मंडरा रहे ज़ॉम्बिस से था, जबकि असल में एक भी मेन कैरेक्टर उन ज़ॉम्बिस के हाथों नहीं मरा। पूरी मूवी में बेन और कूपर झगड़ते रहे इस बात पे कि बेन का कहना था नीचे जाना खतरनाक है और कूपर का कहना था कि ऊपर जाना खतरनाक है। आखिर में बेन को नीचे जाना पड़ा और कूपर को ऊपर। वैसे एटी की सबसे सेफ जगह थी, लेकिन उस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। अगर उसमें भी छुप जाते तब भी सुबह तक बच जाते। यार ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। इसी के साथ एक और कल्ट क्लासिक की पूरी जानकारी आपकी हॉरर नॉलेज में शामिल हो चुकी है। एक और मूवी का डिप्लोमा पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि मूवी में सबसे ज्यादा खतरनाक सीन आपको कौन सा लगा। ऐसी और भी डिप्लोमा वाली वीडियोस आने वाली हैं, तो कहीं आप उन्हें मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि ये डेड चैनल भी फिर से जिंदा हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो गाइस, जो ओरिजिनल वाली डेड सीरीज है उसके ऊपर वीडियो भी जल्दी तो नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ्रेंचाइज है। इसे समझाने के लिए पहले मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी इसकी टाइमलाइन के ऊपर, तब कहीं जाकर मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। और अगर मैंने कभी ये सीरीज स्टार्ट भी की तो उसमें कई महीने जाएंगे। ये कुछ ऐसा काम है। सेम है एलियन फ्रेंचाइज के साथ। कई लोग मुझसे कहते रहते हैं कि 2 साल पहले आपने उसकी टाइमलाइन वाली वीडियो बनाई थी पर सीरीज कवर नहीं की, तो उसका भी यही रीजन है कि उसमें कई महीने जाएंगे। 1-2 महीने नहीं बल्कि कई महीने। 2 साल पहले शायद मैं ये कर सकता था क्योंकि तब चैनल थोड़ा स्टेबल था, लेकिन अब नहीं है। तो अब इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सीरीज को छेड़ना समझो खत्म ही काम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल पे बड़ी वीडियो नहीं आ रही, जैसे अभी 1 घंटे की वीडियोस भी आई हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, जिसकी सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन मैंने 1 घंटे में की, इतना डिटेल में ब्रेक डाउन किया। फिर अभी 28 डेज लेटर आई है, उसको पूरे विस्तार से समझाया। तो बड़ी वीडियोस आती रहेंगी और ऐसी डिटेल वीडियोस बनती रहेंगी। पर ये जो बड़ी वाली सीरीज है, इन्हें छेड़ने के लिए कम से कम भी मुझे कई महीनों का टाइम चाहिए, जिसमें मैं शांति से इन पे काम कर पाऊंगा। तो आई होप आप थोड़ी मेरी भी मजबूरी समझोगे। फिर भी मैं ये वादा कर रहा हूँ कि ऐसी बड़ी वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। जल्दी एक और
बैंगर वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए सबको बाय।